वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है उसको यहाँ पर करवाया जा रहा है। सो अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज और अभी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत आपको बेनिफिट करेगा, चाहे वो यूपी SSS के थ्रू लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस, उसके लिए तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो ये जो आप नंबर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। इवन ज्ञान सर का भी यहाँ पर नंबर गिवन है, इन नंबर्स पर बात करके आप ये पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम नदियाँ और नदियों की जो घाटी है इसके बारे में देखेंगे, तो एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पर समझते चलिएगा। और ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल होती हैं तो आपको वहाँ पर याद ही रखना पड़ेगा और एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात किसकी करें, जल ग्रहण या फिर कैचमेंट एरिया की बात करें। तो कैचमेंट क्षेत्र क्या होता है या फिर जो आपका जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या होता है। तो ये जो है एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है और उसको ही क्या बोला जाता है, जल ग्रहण यानी कि कैचमेंट एरिया बोला जाता है। मतलब जिस स्पेसिफिक एरिया से जल बहाकर नदियाँ लेके आती हैं उसी को क्या बोलते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आगे इसमें हम बात करते हैं, कुछ एक पॉइंट है जो यहाँ पर आपको समझने। एक है आपका अपवाह द्रोणी क्या होता है, दूसरा वाटरशेड या फिर जल संभर या फिर जल विभाजक क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनकी विशेषता है, ये सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। तो एक नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके द्वारा जो अपवहित क्षेत्र होता है जहाँ पर ये बहती हैं तो वो पूरा क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है वही क्या कहलाती है, आपकी जल विभाजक या फिर जल संभर या फिर वाटरशेड, ठीक है। और बड़ी नदियों की बात करें तो उनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो नदी द्रोणी कहलाता है, जबकि ये छोटी नदियाँ हैं और उनका जो अपवहित क्षेत्र है उसको जल संभर या फिर वाटरशेड के नाम से जानते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर या फिर वाटरशेड का जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है। अब समुद्र में जल विसर्जन का मतलब क्या है कि नदी जो है फाइनली जाकर किस तरफ, कौन से समुद्र में जाकर मिल रही है, या तो वो बंगाल की खाड़ी में जा रही होगी या फिर वो अरब सागर में जा रही होगी, ठीक है। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दो में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम बात करें कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग जो है 77% भाग जो है, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, कृष्णा, ये सारी नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं या फिर ये जो है इनका एंड पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पर ये मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तकरीबन 77% जो नदियाँ हैं उनका पानी जो है, जबकि 23% क्षेत्र जो है जिसमें सिंधु नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, पेरियार नदियाँ, ये सारी जो हैं अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद आगे हम बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल यानी कि जहाँ से वो निकल रही हैं वो क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं, जो आपकी कहाँ से निकल रही है, प्रायद्वीपीय पठार से। नर्मदा और तापी ये दो बड़ी नदियाँ हैं
जिनका मतलब जो इसका अपवाद है ये कहाँ पर जा रही हैं, अरब सागर में। और ये और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल जो है कहाँ विसर्जित करती हैं, अरब सागर में। इसके बाद भारत के अपवाह तंत्र की बात करें, सबसे पहले हिमालयी अपवाह की बात करें तो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में पूरा ये डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इस तरीके की नदियाँ शामिल हैं। और यहाँ की नदियाँ 12 हैं। दैट मीन्स कि इनमें पूरे साल जो है पानी रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी आ रहा है, पहाड़ों पे बारिश भी खूब होती है, तो यहाँ पर हमेशा पानी बना रहता है, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों यानी कि गॉर्ज से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपना अपरदन क्रिया द्वारा जो है निर्मित हुए हैं। महागड्ढों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की जो घाटियाँ हैं, जो शिप्रिकाएँ हैं और जो जलप्रपात हैं वो भी बनाती हैं। कभी आपने अगर कोई भी मैप देखा है जिसमें हिमालय की नदियाँ देखी होंगी, तो दोनों साइड में इस तरीके के पहाड़ होंगे और बीच में यहाँ पर ये नदी बह रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी शेप आप देख रहे हो कैसी है, वी टाइप की ये शेप बनाती हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। कोसी नदी, जिसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं, ये पॉइंट एज इट इज पूछा गया है सेवरल टाइम्स। ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है, यानी कि इसका मार्ग जो है वो चेंज होता रहता है बहुत रैपिडली। इसके बाद आगे हम बात करें इंडो ब्रह्मा नदी। ये जो है 3 मुख्य अववाह तंत्रों में बटी हुई है। पहला, जिसमें पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। इसके अलावा मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, और तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्रा का भाग और जो हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो एक हो गई आपकी ब्रह्मपुत्रा वाली जो ईस्टर्न पार्ट में हिंदुस्तान के, दूसरी हो गई गंगा नदी, और तीसरी हो गई आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। अब जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 11,65,000 किलोमीटर इसका एरिया है, और भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। अब ये तो एग्जैक्टली डेटा आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई की बात करें 2,880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी जो लंबाई है तकरीबन 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह एक हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी रिवर है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद यानी कि ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख और जास्कर द्रोणियों के बीच उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जिसमें श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, जास्कर हो गई, हुंजा हो गई, नुब्रा हो गई, शिगार हो गई और गोस्टिन और द्रास। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोबा है और संगर है। ठीक है, या फिर सगर है। और ये सभी नदियां जो हैं सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं, जो इसके राइट साइड से मतलब आकर मिल रही हैं दाहिनी तरफ से। पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियां, जिसमें सतलज है, व्यास है, राप्ती है, चिनाब है और झेलम है, इनको दिया गया है सम्मिलित रूप से। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और भारत में सिंधु जो है जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है सिर्फ। इसके बाद आगे बात करें झेलम की। झेलम जो है ये सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ऑब्वियसली बात है, और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पांजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से ये निकलती है। सो ये कहाँ से निकलती है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सोर्स पॉइंट झेलम का। तो वेरीनाग झरने से ये निकलती है, जो कि आपका पीर पांजाल जो श्रेणी है उसके गिरिपद से, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से। अच्छा, इसके बाद हम बात करें किसकी? चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये जो है चंद्रा और भागा 2 धाराओं के मिलने से बनती है, और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसको जो है चंद्रभागा के नाम से भी
जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रावी। ये जो रिवर है ये सिंधु की दूसरी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। इसके बाद व्यास रिवर जो है ये आपकी सिंधु की दूसरी एक और महत्वपूर्ण रिवर है और ये समुद्र तल से तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। तो इनका सबका सोर्स जो है जहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और ये जो है पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरीके के पास सतलुज नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो फाइनली ये किस में मिलती है? सिंधु में नहीं मिलती है, किस में मिलती है? जाके आपकी सतलुज रिवर में मिलती है। इसके बाद सतलुज नदी की बात करें तो ये जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है या फिर राकस ताल से निकलती है और यहाँ पर जो है ये लोंगचेन खंबाब के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये हिमाचल पर्वत श्रेणी में शिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में देखा, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इस रिवर सिस्टम में शामिल हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।